हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीएस का तूफान में सभी साथियों का स्वागत है। तो आइए आज हम आपको ले चलते हैं एसएससी जीडी की जो आपकी प्रैक्टिस सेट चल रही है, उसमें कैसे आपके जीएस के क्वेश्चन आएंगे उस पर डिस्कस करते हैं। इसमें आपके हर एक जीएस टॉपिक से क्वेश्चन मिक्स रहते हैं क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट से आपके क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आपको एसएससी जीडी में मिलते हैं, बहुत टफ नहीं रहेंगे, बहुत लो लेवल के भी नहीं रहेंगे, साधारण क्वेश्चन आएंगे और अच्छे क्वेश्चनों की श्रृंखला हमेशा एसएससी जीडी पूछता है। हल्के समझ लो तो हल्का टफ ही क्वेश्चन रहते हैं जीएस के। इसमें आपको रीजनिंग आसान मिलती है, मैथ आसान मिलती है। तो आइए उसी जो जीएस का टॉपिक आपको कम नंबर दिलाते हैं उसी को स्टार्ट करते हैं और उसमें देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना बताई जा रही है। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपके सामने प्रैक्टिस सेट से क्वेश्चन आपके जो 21 नंबर का दिख रहा है, यहाँ से आपके जीएस के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो इन चार ऑप्शन में आपको बताना है। वो लार है, पीयूष है, थायराइड है, जो भी आपके ऑप्शन है इसमें आपको अपना आंसर ढूंढना है। तो इसके आंसर आपके हो जाते हैं लाल ग्रंथि। लार जो है ग्रंथि है वो आपके अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। आगे आपको ले चलते हैं अगले क्वेश्चन की। ये आपका साइंस के क्वेश्चन हो गए हैं जो कि साइंस से इसमें क्वेश्चन आते हैं। 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे साइंस के। अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, संविधान के क्वेश्चन दिख रहे हैं जो बहुत ही बेसिक सा अनुच्छेद पूछा गया है। अब ये देखिए, ये बहुत ही कह लीजिए तो एक साधारण सा अनुच्छेद आपसे पूछा गया है। 22 नंबर में भारतीय संविधान में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार निम्न में से शामिल है। वो किस अनुच्छेद में शामिल है कि भारतीय संविधान में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार निम्न में से शामिल है? तो इसका आपको आंसर बताना है अपना कि वो कौन सा है। ऐसा इनका आंसर आपका हो जाएगा, या कह लीजिए ये सही शब्दों में तो शिक्षा का अधिकार किस में है, किस अनुच्छेद में है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपका कि जो ये शिक्षा का अधिकार है वो निम्न में से किस में शामिल है। या फिर ऐसे भी इतने भी बड़े बड़े क्वेश्चन बना सकता है, जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया है, या फिर छोटी सी लाइन में बना सकता है कि शिक्षा का अधिकार किस में है। तो ये आपके ऑप्शन जो दिख रहे हैं इसमें आपको बताना है कि शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21A में किसकी बात की गई है? शिक्षा के अधिकार की बात की गई है। ये आपके बाद में जोड़ा गया है। ये अगर आपको पता है कि ये किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है तो आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आगे लेकर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन में हमको क्या पता चला कि शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो 21A से संबंधित है। आगे आपको ले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में और देखते हैं कि क्या पूछ रहा है। ये आपका हो गया है, जीएस के क्वेश्चन आ रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्रता सेनानी काकोरी रेल लूट कांड में सम्मिलित नहीं था? किसकी बात कर रहा है? काकोरी ट्रेन डकैती, जो कि अब उसका नाम क्या होगा? काकोरी षड्यंत्र यंत्र कर दिया गया है बदल कर उसका नाम, जो कि हमारा 1925 में हुआ था। 9 अगस्त को ये घटना हुई और इसमें शामिल नहीं थे, ये आपको बताना है। तो इसमें आपको पता होगा कि इसमें भगत सिंह सम्मिलित नहीं थे। सीधा ऑप्शन दिख रहा है, पहला ही ऑप्शन, क्योंकि इसमें चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक और राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी और इसमें भगत सिंह का शामिल नहीं थे। भगत सिंह जिनको फांसी दी गई थी 1931 में, 23 मार्च 1931 में, इन्हों का एक प्रसिद्ध नारा था, वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा भगत सिंह की। तो भगत सिंह की फांसी की डेट अगर पूछता है तो 23 मार्च 1931 लगाओगे। काकोरी ट्रेन डकैती पूछता है तो 9 अगस्त 1925 लगाओगे, जिसमें भगत सिंह सम्मिलित नहीं थे। इसमें 3 लोगों के द्वारा ये घटना की गई थी, चंद्रशेखर, अशफाक और राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा। ये आपके बेहतरीन क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन है, काकोरी रेल लूटकांड। ये आपके पेपर में बहुत
अलग अलग तरीके से पूछता है क्वेश्चन। और देख लीजिए इसकी डेट भी पूछ सकता था, इसमें एक नाम चंद्रशेखर का भी दे सकता था, इसमें तीनों नाम दे दिए गए हैं। तो ये क्वेश्चन अलग अलग तरीके से आपसे पूछे जाने की संभावना रहती है। आगे आपको ले चलते हैं और एक ऐसा क्वेश्चन जो आप लोगों ने हर पेपर में देखा होगा। ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है। हैन सॉन्ग किसके शासनकाल में आया? बहुत बार कंफ्यूजन होता है, हैन सॉन्ग, मेगास्थनीज और एक जो आए थे, एक और यात्री आया था, उसका नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन ये तीन यात्री ऐसे हैं जिनको आप हमेशा, फरहान, याद आ गया ना हमें, हैन सॉन्ग, फरहान और मेगास्थनीज, ये तीन नाम ऐसे हैं जो आपके हर वनडे एग्जामों में से एक क्वेश्चन इन्हीं तीन नाम में से एक नंबर आता है। आप कोई भी एग्जाम देने जाओगे, अगर उसमें 7-8 शिफ्ट बनेगी तो उसमें इन तीन नामों में से एक नाम जरूर आपके किसी न किसी शिफ्ट में मिल जाता है। तो ऐसे इन तीन नामों को जरूर आप लोग याद कर लीजिएगा, जिसमें से आपको एक नाम याद दिख रहा है, हैन सॉन्ग, किसके शासन काल में भारत आया था? आपके सामने ऑप्शन भी दिख रहा है, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, ये चार ऑप्शन हैं। और जो हैन सॉन्ग किसके समय में आया था, ये आपको पता होना चाहिए, हर्षवर्धन के समय में आया था। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, इसलिए आप इस क्वेश्चन को हमेशा याद करके रखना। हैन सॉन्ग किसके शासन काल में भारत आया था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाता है हर्षवर्धन। फरहान किसके समय में आया था? एक यात्री जो आपके लगातार पेपर में पूछा जाता है कि फरहान किसके समय में आया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में, या फिर कह लीजिए विक्रमादित्य के समय में आया था। एक आपका आता है मेगास्थनीज किसके समय में आया था, तो वो आपका आंसर हो जाता है चंद्रगुप्त प्रथम। तो ये तीन नाम आपको हमेशा आपके नंबर दिलाने वाले हैं, और इन तीन नामों को आप लोग गांठ बांध के याद करके जाइएगा, एकदम डिटेल के साथ में इन तीन नामों को याद कर लीजिएगा। किसी न किसी के एग्जाम में ये शिफ्ट में क्वेश्चन फंसेगा, इन तीन नाम, इतिहास के ये तीन नाम जो आपके विदेशी यात्री आए थे, इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं इसमें बार बार आपको बता रहा हूँ। आगे आपको लेकर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही अच्छे क्वेश्चनों की ये सीरीज है और बहुत अच्छे लेवल के इसमें क्वेश्चन डाले गए हैं। बंगाल का विभाजन करने वाला वायसराय था, कौन था? तो वायसराय सबको पता है कि जब बंगाल का विभाजन हुआ था तो उस समय कौन सा वर्ष था? 1905 का समय था। किसका, कौन सा समय था साथियों? 1905 का समय था जब बंगाल विभाजन हुआ था। बंगाल विभाजन हुआ तो अब उस समय एक ऐसा इस समय दौर चल रहा है कि अब इसकी डेट इतनी बार पूछी जा चुकी है कि अब पेपरों में इसकी डेट नहीं पूछी जा रही है। अब पूछा जा रहा है कि बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था। थोड़े से क्वेश्चन को उसने चेंज कर दिया है और जो आपका करेक्ट आंसर हो जाता है वो हो जाता है करजन। आपके डी ऑप्शन सही हो जाते हैं। बंगाल का विभाजन करने वाला जो वायसराय था वो था करजन। आगे आपको लेकर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। शिवकिला प्रसिद्ध पर्वतीय दर्रा है, इसमें आपका क्या होना है? शिवकिला प्रसिद्ध पर्वतीय दर्रा है, ये आपका क्वेश्चन बनेगा। यहाँ थोड़ी सी लाइनें जो है वो डैश करके लिख दी गई। शिवकिला प्रसिद्ध दर्रा, पर्वतीय दर्रा कहाँ है? या फिर क्वेश्चन आपके सीधा पूछतेगा कि शिवकिला दर्रा किस राज्य में स्थित है। सीधा क्वेश्चन पूछता है कि शिवकिला दर्रा किस राज्य में स्थित है। क्वेश्चन की प्रवृत्ति कैसी भी हो, आंसर आपका वही होता है। और ऐसे क्वेश्चन आपको देखिएगा हर बार पेपर में मिलते हैं, हर बार मिलते हैं और हर बार आपको कन्फ्यूजन पैदा करते हैं। और इसका आंसर हो जाता है हिमाचल प्रदेश। आगे लेकर चलते हैं, आपको दर्रे से भी आपके एक क्वेश्चन आते हैं, ये आपको याद रखना है। ये देखिए अष्टध्यायी के लेखक थे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये आपका आया है जीएस का। अष्टध्यायी के लेखक थे, इसमें आपको बताना है कि वो कौन थे। बहुत बार आपके पेपर में आया है और आने की भी संभावना है। ये 27 नंबर का जो क्वेश्चन दिख रहा है और इसमें आपका जो आंसर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन बी, पढ़नी। जो आपका ऑप्शन है बी आपका
सही आंसर हो जाता है। इस क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट करके लगा लेना। आगे आपको लेकर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके राज्यकाल में हुआ था? यहाँ तो द्वितीय की बात किया है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा पेपर में पूछा जाता है वो पूछी जाती है चौथी बौद्ध संगीति के उपाध्यक्ष कौन थे। क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लो। क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इस जितनी भी एग्जामों में पूछा गया है वो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही पूछा गया है कि चौथी बौद्ध संगीति के उपाध्यक्ष कौन थे। फिलहाल आपके जो क्वेश्चन दिख रहे हैं वो पूछ रहा है द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके राज्यकाल में हुआ था। तो फटाफट से आप लोग बताएं। इसमें तो ऑप्शन एक ऐसा ऑप्शन बनाया है कि आपको वैसे ही पता चल गया। अगर यहाँ ऑप्शन और थोड़ा सटीक बनाता तो अच्छा लगता, लेकिन इसमें जितने भी नाम इस यहाँ दे रखे हैं इसमें एक भी किसी ने भी बौद्ध संगीति का आयोजन नहीं किया। जो चारों बौद्ध संगीतियों में जितने भी आयोजन किया अगर उनका नाम देता तो आपके कन्फ्यूजन पैदा होता, जैसे अजातशत्रु दे देता तब आपके कन्फ्यूजन होते। लेकिन आपने को पता हो जाएगा कि एक ही ऑप्शन यहाँ दिख रहा है कालाशोक, जो कि द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया था। आगे आपको लेकर चलते हैं और इसमें ऑप्शन में थोड़ा कन्फ्यूजन नहीं दिया, वरना यहाँ अशोक देना चाहिए था, अजातशत्रु का नाम देना चाहिए था, तब आपको कन्फ्यूजन होता कि इन लोगों के द्वारा भी बौद्ध संगीति कराई गई है। यहाँ ऑप्शन उसने ऐसे बनाए कि आपको सीधा पता चल गया कि यहाँ कालाशोक ही इसका आंसर था। आगे लेकर चलते हैं आपको अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, 28 नंबर भी कह लीजिए, तो ये सीरीज भी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होगी। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आर्य समाज आपको पता होना चाहिए कि किसके द्वारा स्थापना की गई थी। बहुत ही एक ऐसा नाम जो आपके जीवन में प्रकाश का काम करता था। उस समय उसने प्रकाश के भांति कार्य किया था भारत में, और उनको आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि वो कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। मैं आपको केवल यहाँ डेट बताऊंगा कि ये कब की गई थी। जिन्होंने बहुत ही प्रसिद्ध क्या भाषण दिया था उन्हीं ने इसकी स्थापना की थी आर्य समाज की। उनका नाम आपको बताना पड़ेगा खुद। मैं आर्य समाज की स्थापना बता देता हूँ। सीधा आपके पेपर में क्वेश्चन पूछेगा कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी, तो आपको बताना है कि 1875 में आर्य समाज की स्थापना की गई थी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और एक ऐसा क्वेश्चन जो आपको निरंतर पेपरों में देखने को मिलता है। अगले चलते हैं आपको आगे क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 30 आ जाइए, देखिए क्या कह रहा है। भारतीय संविधान का वह कौन सा भाग मौलिक अधिकार से संबंधित है? मौलिक अधिकार, ये आपका ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसका ये क्वेश्चन गलत हो जाए। अब ऐसा नहीं कहते कि वो किताब ही ना खोलता हो। अगर उसने किताब को खोला है, संविधान की थोड़ी सी भी अगर नॉलेज होगी तो ये मौलिक अधिकार वो आपको फट से बता देगा कि वो भाग 3 से संबंधित है। ऐसे क्वेश्चन तो निश्चित आपके गलत नहीं होंगे। भाग 3 जो मौलिक अधिकार हैं वो हमारे देश में लिए गए हैं अमेरिका से, ठीक है। और भाग 2 में नागरिकता का जो वर्णन है वो किया गया है, ठीक है। और उसके बाद में भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। भाग 1 में राज्य और केंद्र की व्याख्या की गई है। यही आपके ये 4 भाग हैं जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। एक और पूछा जाता है वो है भाग 4A, जिसमें मौलिक कर्तव्य को रखा गया है जो हमारे देश में रूस से लिया गया है। ये कुछ भाग जो आपको नंबर दिलाते हैं। 3 में मौलिक अधिकार, 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो आयरलैंड से लिए गए हैं, भाग 4A मौलिक कर्तव्य जो रूस से लिए गए हैं। ये 3-4 भाग आपके हर पेपर में पूछे जाने वाले भाग हैं। आगे आपको ले चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 31, पंचायती राज को सुदृढ़ करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान संशोधन किया गया था? इसमें आपको इसने जो ऑप्शन बनाए हैं ये 2 ऑप्शन तो ऐसे ही कट गए, ये तो आपको पता ही थे। केवल 2 ऑप्शन में आपको कन्फ्यूजन होगा, 73 या फिर 86। तो जो आपके आंसर होंगे वो आपका हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन,
जिसमें पंचायती राज को संविधान संशोधन करके जोड़ा गया था। वो कौन सा संविधान था? 73वां संविधान संशोधन 1992। आगे लेकर चलते हैं आपको अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन विषय भारतीय संविधान के अंतर्गत किस सूची में शामिल हैं? जनसंख्या नियंत्रण की बात कर रहा है। परिवार नियोजन विषय में जो अंतर्गत सूची बनी है वो किस सूची में सम्मिलित है? जनसंख्या, सीधे आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जनसंख्या किस सूची का विषय है। क्वेश्चन को ध्यान से सोचिए और समझने का प्रयास कीजिए कि क्वेश्चन आपसे कैसे पूछेगा कि जनसंख्या किस सूची का विषय है। सीधा क्वेश्चन पूछेगा और वो हो जाती है आपकी समवर्ती सूची। ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है। सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है आपका कि समवर्ती सूची किस में सम्मिलित है, संघ, राज्य या फिर अवशिष्ट विषय या फिर समवर्ती। तो आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा समवर्ती सूची। बेस्ट क्वेश्चनों में से आप लोग इसको टिक कीजिएगा, सीधा पेपर में आएगा। आगे लेकर चलते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 33 पर और देखते हैं कि आपके 33 और 34 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है। 33 नंबर कह रहा है, निम्नलिखित में से वह कौन उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है? जो अगर फिर से क्वेश्चन आया है कि उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है, आपके सामने 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, आटाकामा, गोबी, कलाहरी, जो भी आपके ऑप्शन है इसमें आपका आंसर जो बताना है वो हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन गोबी। ए ऑप्शन सही है, इसमें ये उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है। आगे लेकर चलते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 34 से। सिनकोना का कौन सा भाग औषधि देता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपके साइंस से क्वेश्चन पूछा गया है और इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, छाल। सिनकोना का हुआ कौन सा भाग औषधि देता है? तो वो कौन सा देता है? छाल का ही आप औषधि बना सकते हैं। आप किसी वृक्ष के भी आप पत्तों से भी बना सकते हैं, किसी की डालियों कूट के बनाइए, इसकी मतलब अलग अलग प्रकार की दवाएं आप पेड़ पौधों से बना सकते हो, औषधि बनाई जाती है। लेकिन यहाँ सिनकोना की बात कर रहा था जिसमें आप छाल से औषधि बना सकते हैं। आगे आपको ले चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका है 35। देखते हैं क्या कह रहा है। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन हुआ। पहले हमारे देश में एक योजना आई थी, आप सभी को पता है 1951 में बनी थी योजना आयोग। कब से बनी? 1951 से बनी थी हमारे देश में। बनी कब थी? 50 में बनी थी, लेकिन ये चलाई गई थी 1951 से। 1951 से पहली प्रथम योजना चलाई गई 1956 तक। 51 से 56 तक हमारी ये प्रथम योजना चली, बनी 50, चलाई 51 से 56 तक पहली योजना। और जब उसके स्थान पर बनी नीति आयोग जो अभी चल रही है वर्तमान में, ये गठन कब की गई थी? तो ये आपका जो गठन हुआ था वो होता 1 जनवरी 2015 को। कब गठन हुआ? नीति आयोग का गठन हुआ 1 जनवरी 2015 को इसका गठन किया गया था। आगे आपको लेकर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर और देखते हैं TAB का टीका किस रोग से बचाव करता है। अच्छे क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन ये आपका 36 नंबर और इसमें आपका हो जाएगा ए ऑप्शन। मियादी बुखार में TAB का टीका मदद करता है। ठीक है, आगे आपको लेकर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर और देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है। गांधी जी की सत्याग्रह रणनीति में से निम्नलिखित में से किसे सबसे अंतिम स्थान प्राप्त है? गांधी जी की सत्याग्रह रणनीति में निम्नलिखित में से किसे सबसे अंतरिम स्थान प्राप्त है? तो फटाक से बता दीजिए, इसमें से आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी, हड़ताल। आप लोगों ने देखा होगा कि गांधी जी सबसे ज़्यादा हड़ताल पे ज़्यादा इनकी प्रवृत्ति होती थी, ज़्यादा ये हड़ताल पर ध्यान देते थे।
अगला आपके सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है। किसकी बात कर रहा है? केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान। बेहतरीन क्वेश्चन है और इसका आंसर आपको दिख रहा है कर्नाटक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे आपके जो क्वेश्चन बचे हैं वो आपका 1-2 क्वेश्चन और बचे हैं, उसको कर लेते हैं। केसर प्राप्त किया जाता है, केसर प्राप्त किया जाता है। तो केसर जिसे क्या कहते हैं, दाने दाने में है केसर का, वो प्रचार आप लोगों ने देखा होगा, और वो हो जाएगा पुष्प जो है वटिकाग्र से ये किया जाता है। आगे आपको दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 40 जो आपके संविधान से क्वेश्चन दिख रहा है। एक अंतिम क्वेश्चन यही आपका है आज की क्लास का, और संविधान से क्वेश्चन है कि भारत में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत दिया। फटाफट से आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि भारत में जो उच्चतम न्यायालय ने संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत दिया था केशवानंद भारतीय मामले में। 13 जजों की बेंच, सबसे बड़ी बेंच किस में लगी थी? केशवानंद भारतीय केस में लगी। आज तक की सबसे बड़ी बेंच मानी जाती है केशवानंद भारतीय केस में, और इन्हीं ने उसी समय में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत दिया था। तो ये आपका रहा आज की क्लास आपको कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया कीजिए। अगर हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी क्लास की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने SSC GD की तैयारी हमारे इस वीडियो के माध्यम से कर पाएँ। तो फिर हम आपको मिलते हैं अगली क्लास में अगले प्रैक्टिस सेट के साथ में।